नमस्कार दोस्तों। इस विशेष विश्लेषण में सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक बेहद ही खूबसूरत और गहरी कविता गिफ्ट्स ऑफ ग्रेस ऑनरिंग आवर वोकेशंस की बारीकियों को समझने वाले हैं। ये रचना मूल रूप से प्रसिद्ध अमेरिकी कवि वोल्ट विटमन की भावना से प्रेरित जरूर है, लेकिन मजेदार बात यह है कि इसे पूरी तरह से भारत के हृदय, यहाँ की संस्कृति और यहाँ के लोगों के लिए फिर से रचा गया है। तो चलिए साथ मिलकर इन शब्दों के पीछे छिपे गहरे अर्थों को उजागर करते हैं। आगे बढ़ने से पहले आइए एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर विचार करते हैं। जरा कल्पना कीजिए कि एक जीवित सांस लेते हुए राष्ट्र की आवाज कैसी होती है। जब हम एक देश को सुनते हैं तो हमें असल में क्या सुनाई देता है? हथौड़े की तेज थाप, इलेक्ट्रिक ड्रिल की लगातार भनभनाहट या पानी की लहरों पर गाते एक नाविक का गीत? अगर ध्यान दें तो ये सब अलग अलग शोर नहीं है। ये सब आपस में मिलकर एक विशाल, जीवंत और जश्न मनाते हुए देश की आवाज बनाते हैं। सच कहें तो ये खामोशी नहीं बल्कि जीवन का एक मुखर उत्सव है। आइए अब इस कविता के पहले हिस्से की ओर बढ़ते हैं, भारत की गूंज। इस कविता की शुरुआत एक बहुत ही शक्तिशाली दृश्य से होती है, जहां पूरा भारत अपने कामगारों का जश्न मना रहा है। लेकिन यहां एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग्रेजी शब्द को समझना बेहद जरूरी है। वोकेशन। वोकेशन इसका मतलब सिर्फ कोई 9 से 5 की नौकरी या पैसा कमाने का जरिया बिल्कुल नहीं है। ये एक कॉलिंग है, एक अंतरात्मा की पुकार। ये कुछ ऐसा है जिसे करने के लिए इंसान बना है। हर वोकेशन की अपनी एक अलग पहचान, अपनी एक गरिमा होती है। जब किसी काम को वोकेशन माना जाता है तो उसमें सिर्फ एक ड्यूटी नहीं बल्कि गहरा सम्मान और गर्व झलकता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं दूसरे भाग पर, कला और कौशल। अब उन शिल्पकारों और कारीगरों को जरा करीब से देखते हैं जो अपने हाथों की मेहनत से इस देश को आकार देते हैं। शिल्पकार कोई मशीनी काम नहीं करते, वे अनगिनत रंगों के साथ बुनाई करते हैं। वे धागों को सिर्फ आपस में जोड़ते नहीं हैं बल्कि वास्तविकता में जीवन और रंग बुनते हैं। उनका काम इतनी विविधताओं से भरा हुआ है कि हर एक रंग उनके द्वारा रची जा रही एक नई कहानी का प्रतीक बन जाता है, एकदम जीवन और ऊर्जा से भरपूर। और यहाँ कवि की कल्पना सच में कमाल की है। एक कारीगर की तुलना एक ऐसे संगीतकार से की गई है जिसके हाथ में एक तार वाला वाद्य यंत्र यानी ल्यूट है। ये रूपक कितना शानदार है ना? ये दर्शाता है कि हर कारीगर के काम में एक अनोखी संगीतमय लय होती है। जब वे मग्न होकर काम करते हैं तो उनके पसीने और मेहनत की धुन केवल उनकी दुकान या कार्यशाला तक सीमित नहीं रहती, बल्कि वो गूंजती है और पूरे समुदाय, पूरी गलियों तक पहुंचती है। अब कारपेंटर यानी बढ़ई के काम को ही ले लीजिए। इसे अक्सर सिर्फ शारीरिक श्रम मान लिया जाता है, लेकिन इसे एक सटीक विज्ञान के रूप में देखना वाकई दिलचस्प है। लकड़ी को काटना, मापना और जोड़ना कोई बेतरतीब काम नहीं है। इसमें बिल्कुल मैथमेटिकल प्रिसीजन या गणितीय सटीकता लगती है। जबरदस्त कैलकुलेशन और अपार कौशल। इस सटीकता के पीछे एक बहुत बड़ा गर्व छिपा होता है। अब रुक करते हैं हमारे तीसरे भाग का, जीवन की कहानियां। शिल्पकारों की इस खूबसूरत दुनिया से आगे बढ़ते हुए अब ध्यान उन रोजमर्रा के कामगारों पर ले जाते हैं जिनके दैनिक कार्य मानव जीवन की व्यापक कहानियों से गहराई से जुड़े हैं। इलेक्ट्रीशियन का ही उदाहरण ले लेते हैं। कविता कहती है कि वे हमारे जीवन को रोशन करते हैं। अब इसके दो अर्थ हैं और दोनों ही शानदार हैं। शाब्दिक रूप से देखें तो वे तारों के जरिए हमारे घरों में बिजली लाते हैं, लेकिन इसका प्रतीकात्मक अर्थ देखिए, वे हमारी दुनिया को अधिक आरामदायक, अधिक जुड़ा हुआ और एकदम जीवंत बना देते हैं। उनके बिना ये आधुनिक जीवन का प्रकाश संभव ही नहीं है। बिल्कुल इसी तरह उन नाविकों और मछुआरों को देखिए जो किनारे पर अपने जाल समेटते हुए मस्त होकर गा रहे हैं। वे केवल मछलियां नहीं पकड़ रहे हैं, जब वे समुद्र से लौटते हैं तो अपने साथ गहरे समंदर की ढेरों कहानियां और अनुभव लेकर आते हैं। ये हमें याद दिलाता है कि हर काम करने वाला व्यक्ति अपने साथ एक कथा, एक पूरा रोमांच लेकर चलता है। उनका काम सिर्फ एक काम नहीं बल्कि जिंदगी का एक पूरा अनुभव है। आगे बढ़ते हैं भाग 4 की ओर, काव्य के सुंदर रूप। आइए अब जरा इस बात पर गौर करें कि कवि ने इन कामगारों की गरिमा को बढ़ाने के लिए कौन सी साहित्यिक तकनीक का इस्तेमाल किया है। यहाँ वॉल्ट विटमैन की प्रसिद्ध कैटलॉगिंग या सूची बनाने की कला का बेहतरीन नमूना दिखता है। जूतों का जिक्र करते हुए मानव गतिशीलता की एक पूरी श्रृंखला सामने आ जाती है। चलना, नाचना, दौड़ना, कूदना और अंत में घर लौटना। जरा सोचिए, एक विनम्र मोची का काम इंसान को जिंदगी के इन सभी अलग अलग चरणों को जीने के काबिल बनाता है। मोची के बिना तो ये पूरी यात्रा ही अधूरी है। और इस पूरी श्रृंखला में जो अंतिम 2 शब्द हैं, रिटर्न होम या घर लौटना,
वो बहुत ही खास हैं। ये दो शब्द पूरे मानवीय कार्य को एक अजीब सी गर्माहट और सुकून देते हैं। इंसान चाहे कितनी भी दूर चला जाए, कितना भी दौड़ भाग या नाच गाना कर ले, हर यात्रा का अंत आखिरकार घर के उसी सुकून में ही होता है। ये सच में एक बहुत ही गहरा और सार्वभौमिक मानवीय सत्य है। इसके बाद सामने आता है कविता का शायद सबसे मनमोहक रूपक, रसोइये का स्वादिष्ट गायन। ये एक ऐसा वाक्यांश है जो अचानक ध्यान खींच लेता है। कोई गाना स्वादिष्ट कैसे हो सकता है? ये रूपक भोजन की संवेदी दुनिया को संगीत की कला के साथ इतनी खूबसूरती से मिला देता है कि दोनों एक ही लगने लगते हैं। तो कवि ने रसोइये के गाने को स्वादिष्ट क्यों कहा? स्वादिष्ट शब्द तो स्वाद के लिए होता है ना? लेकिन इसे गाने के साथ जोड़कर कवि रसोइये के कौशल को एक अलग ही स्तर पर ले जाता है। यह एहसास दिलाता है कि जिस तरह उनका बनाया हुआ भोजन संतुष्टि और पोषण देता है, बिल्कुल उसी तरह काम करने की उनकी लगन और उनकी आवाज भी उतनी ही मधुर और पौष्टिक है। यहीं पर एक और बहुत जरूरी साहित्यिक युक्ति उभर कर आती है, मानवीकरण या पर्सोनिफिकेशन। कविता का मुख्य संदेश ये है कि उनके वोकेशन की आवाज ही उनकी पहचान की आवाज है। अब एक पेशे या नौकरी की तो अपनी कोई आवाज नहीं होती, ये तो बस एक अमूर्त विचार है। लेकिन कवि इसे एक जीवित, बोलने वाली इकाई में बदल देता है, जैसे हर पेशे के अंदर एक जीती जागती आत्मा हो। और अब आते हैं हमारे पांचवें और अंतिम हिस्से पर, एक शाश्वत चक्र। अगर हम व्यक्तिगत कामगारों से थोड़ा पीछे हटकर पूरी कविता की बनावट को देखें, तो एक बहुत ही दिलचस्प बात पता चलती है। कविता की अंतिम पंक्ति पर नजर डालिए। ये बिल्कुल वैसी ही है जैसी कविता की शुरुआत में थी। जहां से हमने कहानी शुरू की थी, घूम फिरकर हम वहीं वापस आ गए हैं। शुरुआत और अंत का ये मिलन एक पूर्णता का एहसास दिलाता है, बिल्कुल एक पूरे हो चुके चक्र की तरह। यह वृत्ताकार या सर्कुलर संरचना कोई इत्तेफाक नहीं है। पहली पंक्ति का अंत में दोहराया जाना, वो भी बिना किसी स्पष्ट शुरुआत या अंत के, ये बहुत ही चतुराई से भारत के कामगारों की अनंत और शाश्वत प्रकृति को दिखाता है। यह उत्सव, यह निर्माण और उनका ये अनमोल योगदान कभी रुकता नहीं है। ये बस निरंतर चलता रहता है, पीढ़ी दर पीढ़ी। अब इस पूरी चर्चा को समेटते हुए जो सबसे बड़ा सबक मिलता है वो ये है कि ये कविता महज एक बढ़ई या इलेक्ट्रीशियन तक सीमित नहीं है। ये हर उस इंसान के बारे में है जो कोई भी काम करता है, चाहे कोई सॉफ्टवेयर बनाने वाला कोडर हो, स्कूल में पढ़ाने वाला शिक्षक हो, रसोई संभालने वाला कुक हो, या फिर ज्ञान बटोरता हुआ कोई छात्री ही क्यों ना हो। हर कॉलिंग की अपनी एक गरिमा है और हर एक आवाज बहुत मायने रखती है। हर पेशे पर हमें अपार गर्व होना चाहिए। इस चर्चा के बिल्कुल अंत में एक बहुत ही जरूरी विचार के साथ इसे विराम देते हैं। जरा सोचिए, वह कौन सी पुकार है, वो कौन सा वोकेशन है जिसकी आवाज आज इस दुनिया को आकार दे रही है? और हमारे खुद के रोजमर्रा के श्रम की गरिमा और आवाज क्या है? इस पर विचार करना बहुत जरूरी है, क्योंकि हर छोटा बड़ा काम इस विशाल, गूंजते हुए राष्ट्र के गीत का एक बेहद अहम हिस्सा है। उम्मीद है इस गहरी चर्चा ने हम सभी को अपने आसपास के हर श्रम को एक नए और सम्मानजनक नजरिए से देखने के लिए जरूर प्रेरित किया होगा।